हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि लॉकडाउन होने की स्थिति आने वाली है, तो आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन स्टडी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए, जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू कर रखा था आधुनिक भारतीय इतिहास, आज वहीं से हमारा ये 7वां एपिसोड होगा, जिसमें हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं। मित्रों, क्या यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कैसे यूरोप से आखिर कंपनियां आई और भारत में स्टे हुई, किस तरीके से। तो आज का टॉपिक है मेरा अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर। कल मैं आपको इस बहुत पढ़ा के गया था, तो इसका टाइम पीरियड 1509 से 1515 तक था भाई। था ना दोस्तों? बिल्कुल था। आखिर ये अल्फांसो डी अल्बुकर कौन था? अब आपको सबसे पहले ये चीज याद रखना है, पुर्तगाली कंपनी या पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपका अल्फांसो डी अल्बुकर को माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने भारतीय राज्य में जो आपका सबसे छोटा राज्य है गुजरात, वहां पर इसने सर्वशक्ति पुर्तगाली स्थापित किया। उस वाले कॉन्टिनेंट में आपका यहाँ के सती मतलब जो विधवा महिलाएं थे, उनसे अपने सेनाओं के शादी करवा करके उनका धर्म करवाया गया। वहां गोवा पर अच्छे से अधिकार स्थापित किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर अधिकार जमाना है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों से आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तालमेल करना पड़ेगा। तो अल्फांसो डी अल्बुकर ने क्या किया, गोवा के लोगों से क्या किया, सेनाओं से शादी करवा दी। अब किन से? जिन महिलाओं के, जो महिला विधवा हो चुकी थी, उनसे शादी करवा दी अपनी सेनाओं के। ठीक है, इस तरीके से गोवा पर अल्फांसो डी अल्बुकर ने 1510 में अधिकार किया भाई। पहला पॉइंट तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, कि पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति, पुर्तगालियों की शक्ति का संस्थापक वास्तविक। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, गोवा पर अधिकार किया इसने। कहां पर? गोवा पर अधिकार। और गोवा पर जब अधिकार किया दोस्तों, ये टाइम था 1510 में। और किस तरीके से किया, मैंने आप लोगों को वो बता दिया भाई। ठीक, अब आपको क्या याद रखना है, इसने न सिर्फ गोवा पर अधिकार किया, पुर्तगाल अच्छे से पुर्तगाली यहाँ सर्वशक्तिमान बने, इसलिए इंडिया के अधिकतर सेनाओं को इसने क्या किया, मतलब इंडिया के नौजवानों को अपने सेनाओं में भर्ती किया भाई। ठीक, अब आपको इसके बाद क्या याद रखना है, इसने न सिर्फ सेनाओं को भर्ती किया, इसने मलक्का और हरमुज पर भी अधिकार किया दोस्तों। इसने मलक्का और हरमुज पर भी अधिकार किया। हरमुज, ठीक है दोस्तों। अब मलक्का और हरमुज कहाँ है? जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया को आप जाते हो, यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया और आपका सिंगापुर, इनके बीच में आपका क्या है, मलक्का जलडमरू है। ठीक है, दूसरी चीज आपको, हरमुज कहाँ है? हरमुज आपका फारस की खाड़ी में है भाई। कहाँ पर है? फारस की खाड़ी में। ठीक, आपका मलक्का पर इसने 1511 पर अधिकार किया। कब किया दोस्तों? मलक्का पर 1511 में किया, और हरमुज में आपका 1515 में किया। तो अब सवाल ऐसा भी बन सकता है कि अधिकारों की क्रम में अल्फांसो डी अल्बुकर का लगाइए। पहला गोवा, फिर मलक्का, फिर हरमुज पर अधिकार किया किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर साहब ने। ठीक है, इस तरीके से हम इस अल्फांसो डी अल्बुकर पर इतना ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट गवर्नर होगा, नीनो डी कुन्हा। क्या लिखेंगे दोस्तों आप? नीनो डी कुन्हा। ये नीनो डी कुन्हा क्या होता है, कौन होता है? देखिए, इसका टाइम पीरियड सबसे पहले तो आप यहां से यहां तक इसका टाइम पीरियड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 38 से आपका इनका टाइम 29 से 38 तक चलेगा। अब ये क्या काम करता है, यहां आकर के सबसे पहले ये जो चीज जो करता है, उसमें आपको एक
चीज याद रखनी है, जो पुर्तगालियों की राजधानी थी इससे पहले, आपको मैं याद दिला देता हूं कि पश्चिमी तट पर आपका जो ये रीजन था आपका केरल वाला, कोच्चिन में इन लोगों की राजधानी थी। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब यहाँ आया दोस्तों, तो इसने राजधानी दोस्तों 1530 में कोच्चिन से, मतलब जिसको मैंने क्या बोला था भाई, कोलम बोला था, जिसे क्या बोला था मैंने, कोलम, कोच्चिन से इसने राजधानी गोवा बनाई, जो एक औपचारिक राजधानी थी। और ये गोवा भारत आजाद होने से 1961 तक पुर्तगालियों के पास ही बनी रहेगी। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट इसने क्या किया, इसने न सिर्फ आपका कोच्चिन से गोवा स्थानांतरित किए, यहाँ तक कि इसने मद्रास पर भी अधिकार किया और बंगाल पर भी अधिकार किया। बंगाल में जहाँ पर इसने अपनी फैक्ट्री लगाई हुगली, जिसे अकबर ने क्या दिया, इसको आज्ञा दी थी, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ से आगे चल करके नैनहो डी कुन्हा पर आपको क्या याद रखना है, नैनहो डी कुन्हा ने आपका द्वीप पर भी अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था दोस्तों, यहाँ पर कहीं द्वीप है, द्वीप पर इसने आपका 1535 पर अधिकार किया, 1535 में। ठीक, साथ में अगर पूछा जाएगा कि दमन पर अधिकार कब हुआ पुर्तगालियों का, तो 1559 में आपका दमन पर अधिकार हुआ भाई। अब जो द्वीप है ना दोस्तों, जो द्वीप है, ये द्वीप उन दिनों और आज बहुत बड़ा अच्छा इलाका, किला, ये जो द्वीप है ना, यहाँ का जो किला बनाया था पुर्तगालियों ने, वो इतना भव्य बनाया था कि आज भी वो किला सुरक्षित है, समुद्र से लगा था। तो सब जगह से देखने के लिए इनके पास क्या थे, यहाँ से साधन थे कि यहाँ से कौन जहाज आ रहा है, कौन जहाज जा रहा है, इनको देखने के लिए इन लोगों ने ये किला यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक, अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो इन्होंने तोपें दाड़ी थी ना, आज भी वो तोपें आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छे हालात में अभी भी है। ठीक दोस्तों, ये था आपका क्या, नैनो डी कुन्हा। अब जल्दी से आप क्या करेंगे दोस्तों, नैनो डी कुन्हा को लिखेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है, कार्ज आर्मेडा काफिला, एक व्यवस्था को लिखेंगे आप, जिस व्यवस्था का नाम है कार्ज आर्मेडा। क्या दोस्तों, कार्ज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़े एग्जाम के लिए, बड़े एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कार्ज आर्मेडा काफिला क्या थी करके। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी समझते थे। कहाँ का स्वामी, सागर का स्वामी। जो ये निचले रीजन में आपका हिंद महासागर, ये पूरा इलाका इनके अधीन आ चुका था, तो ये अपने आप को क्या समझते थे दोस्तों, सागर का स्वामी। तो अगर ये सागर का स्वामी समझते थे, तो आपको याद दिला देता हूं मैं कि जो आपका ये रीजन है ना भाई, ये हिंद महासागर वाला रीजन है। ठीक, यहां पर क्या होता था, अगर कोई भी विदेशी जहाज आता था और भारत से अगर कोई भी विदेशी जहाज बाहर जाता था, तो ये क्या होता था, यहाँ पर पुर्तगालियों का अधिकार था। यहाँ पर इन्होंने एक पुर्तगाली सेनाओं का क्या बनाया, एक व्यवस्था, एक काफिला बनाया, जिसे बाहर जाना और अंदर आना एक परमिट लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था दोस्तों, परमिट लेनी पड़ती थी। यहां तक कि आपको मैं याद दिला देता हूं, मुगल बादशाह अकबर को भी इस परमिट को लेना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता दिया, यह एक क्या थी, सागर में नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों सेनाओं की एक काफिला थी, जो यहाँ से अंदर और बाहर जाने वाले जहाजों पर क्या करना चाहते थे, वो नियंत्रण करना चाह रहे थे। यहाँ से चाहे दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर जाओ, या भारत में आओ, या भारत से बाहर जाओ। ठीक है दोस्तों, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था था भाई ये। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पुर्तगालियों का पतन पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, पुर्तगालियों का पतन। टॉप हेडिंग लिखेंगे आप, क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा गया सवाल है, पुर्तगालियों
का पतन। अब एग्जाम में यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं, बड़े एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं दोस्तों कि पुर्तगाली, आखिर जो भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी उन जिसमें पुर्तगाली प्रथम थी, पुर्तगाली पतन को विस्तार से समझाया, ऐसा सवाल बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, सबसे पहले तो पतन में आपको मैं बताता हूं, जब आपका अलबुक्कर यहाँ गवर्नर बन करके आता है, अलबुक्कर के बाद दोस्तों जितने भी उत्तराधिकारी निकले वो सारे के सारे कमजोर निकले। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे अलबुक्कर। अभी मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं दोस्तों क्योंकि थोड़ा सिस्टम में बैटरी की प्रॉब्लम है। अलबुक्कर के उत्तराधिकारी कमजोर निकले दोस्तों। क्या निकले? कमजोर। और दूसरा पॉइंट आपको याद दिला देता हूं मैं। अब देखिए, जब आप अलबुक्कर ने यहाँ के जो गोवा वाले रीजन में विधवा महिलाओं से विवाह अपने सैनिकों से करवाया, तो क्या हुआ, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो स्त्रियां थी, यहाँ के जो लोग थे, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मतलब दूसरा क्या होगा, धर्मांतरण। अब जब धर्मांतरण कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी सभ्यता और संस्कृति में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, स्थानीय लोग इनके प्रति घृणा के भाव से देखने लग गए। मतलब आपको क्या याद रखना है, धर्मांतरण। ठीक, अब धर्मांतरण कैसे हुआ आप लोगों को मैंने वो बता दिया। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ब्राजील की खोज। इसी टाइम पीरियड पर ब्राजील देश की खोज होने के कारण यहाँ पर ये लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए इंडिया में दोस्तों। कहाँ नहीं दे पाए, इंडिया में ध्यान अच्छे से नहीं दे पाए, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या याद रखना है दोस्तों, इसके बाद आपको जो चीज याद रखनी है, जो पुर्तगाली गवर्नर आ रहे थे, असल में ये सरकार की ओर से आ रहे थे। अब सरकार की ओर से आ रहे थे तो सरकार इनको वेतन देती होगी, तो वेतन इनका क्या रखा गया, कम रखा गया दोस्तों। अब वेतन कम रखा गया तो आपको अगर वेतन कम मिल रहा है, अब ठीक है ना, तो आपको कम मिल रहा है वो अच्छी बात है, जितना भी मिले अपने तक ही सीमित रहे, अच्छी बात है, उसी पर काम चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अब वेतन कम मिल रहा है तो भ्रष्टाचार बढ़ने लग गया, रिश्वतखोरी बढ़ने लगी दोस्तों। तो नेक्स्ट होगा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भी बढ़ने लगी। ये कारण भी एक इनका क्या था दोस्तों, हरासमान का कारण रहा। ठीक, इसके बाद आप नेक्स्ट क्या याद रखेंगे यहाँ पर कि डचों का प्रवेश, डच आए और डचों का ताकत क्या रहा, इनसे ज्यादा रहा। मतलब डच सैनिक के मुकाबले इनकी सेनाएं नगण्य रही। मतलब डचों का आगमन, इतना आप याद रखेंगे दोस्तों इन पुर्तगालियों के पतन के कारण के पीछे। ओके दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ, टॉप हेडिंग लिखेंगे पुर्तगालियों का भारत में देन। आखिर पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों पुर्तगालियों की भारत में देन। तो टॉप हेडिंग लिखेंगे पुर्तगालियों की भारत को देन। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जो ये रीजन है ना, ये वाला, यहां पर एक राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है, गोवा। अब सबसे पहले आपको याद दिलाना है, गोवा में इन्होंने क्या खोला भाई, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस खोला इन लोगों ने। क्या किया भाई, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी भाई, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, पुर्तगालियों ने। और कहां किया, गोवा में दोस्तों। कहां किया भाई, गोवा में। और कब किया, अब जब किया इन्होंने, ये डेट थी आपकी 1556 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया, आपका भारत में जो गोवा वाला रीजन था ना दोस्तों, गोवा में इन्होंने क्या किया, एक ईसाई धार्मिक न्यायालय की व्यवस्था की।
क्या की गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना किया दोस्तों 1560 में। आपको ये चीज याद रखने हैं, ठीक है। इन्होंने न सिर्फ यहाँ पर ईसाई न्यायालय खोला, जबकि वहां से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपका फादर एडोल्फ, कौन? फादर एडोल्फ। एक तो आपका फादर एडोल्फ आया, दूसरा दोस्तों आपका जो आया उनका नाम है आपका सेंट फ्रांसिस जेवियर। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये साहब भी यहाँ आपके ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आए दोस्तों, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है जो केरल और कोचीन का इलाका था, और वहां पर आपको जो दो पश्चिमी तट याद रखना है। एक तो आपको मालाबार तट याद रखना है, दूसरा आपका जिस तट को आप याद रखना है कोंकण तट। एक तो आपको कोंकण तट याद रखना है, दूसरा आपका मालाबार तट। ये दोनों ही तट ऐसे हैं, या आप कह सकते हो पश्चिमी भारत का इलाका, ये पूरा का पूरा इलाका ईसाई धर्म क्या करा इस टाइम पीरियड पर फला फूला दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है जो आज भारत में तंबाकू सबसे ज्यादा पिया जाता है, तंबाकू सबसे ज्यादा बनाया जाता है, कहीं ना कहीं तंबाकू को लाने के पीछे इन्हीं पुर्तगालियों की देन है। ये तंबाकू का विकास दोस्तों, तंबाकू का विकास इन पुर्तगालियों ने ही किया भारत में, ठीक है दोस्तों। साथ में जो आप याद रखना, आप भारत का जापान से व्यापार शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। नेक्स्ट आप यहां लिखेंगे दोस्तों कि जापान के साथ, किसके साथ दोस्तों? जापान के साथ भारत के व्यापार शुरू करने का श्रेय किसके जाता है? श्रेय आपका जापान वर्सेस भारत व्यापार करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है? पुर्तगालियों को। और आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, जो आप जो लीची, जो अनानास, जो पपीता, जो शकरकंद, ऐसे फल फूल जो पेड़ पौधे आए वहीं से आए ये भारत में, ठीक है। इन फलों का भी आपको नाम लिखना पड़ेगा, जिसमें पपीता आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपका संतरा याद रखना है, तीसरा आपका लीची याद रखना है, चौथा आपका मैंने जो बोला अनानास याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो आपका पांचवा जो याद रखना है आपको शकरकंद, ठीक है। इन जितने भी फल आए दोस्तों, ये सारे के सारे कहां से आए भाई? ये सारे के सारे आपके पुर्तगाल से आए। इतना आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं एक और, पुर्तगालियों की भारत को देन गौथिक शैली का विकास। किस शैली का विकास दोस्तों? गौथिक स्थापत्य कला का विकास। ये गौथिक स्थापत्य कला क्या होता है? त्रिकोण मेहराबों पर बनाया गया, मतलब त्रिकोण मेहराब आप याद रखेंगे, त्रिकोण मेहराब, ठीक है। त्रिकोण मेहराब एक यूरोपीय शैली है दोस्तों ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार सवाल बना है कि गौथिक स्थापत्य कला क्या है? ये एक त्रिकोण यूरोपीय क्या है? मेहराब स्थापत्य कला शैली है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कोई पॉइंट छूटा नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट थे उतने मैंने बता दिए हैं, डिटेल से आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे और अच्छे से रिकॉल करेंगे प्यारे दोस्तों। और हम जल्द ही मिलेंगे, इसके बाद डचों का आवागमन हम करवाएंगे। आप तब तक इनका अच्छे से बारीक तरह से नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इसी नाम से, लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में
बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है नहीं आता है इससे आपको क्या चलेगा, जब तक आप नोटिफिकेशन बटन को क्या नहीं करोगे, ऑन नहीं करोगे, तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। और इस कोरोना के काल में आप क्या करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी जरूर रखिएगा दोस्तों। टेक केयर।